हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 316 रुपये पर शेयर आ चुका है, 3% की गिरावट है। और एक्चुअली में आज अगर हम देखें तो भैया बाजार बहुत ही गंदे तरीके से गिर रहा है। सेंसेक्स पहली बार नहीं, लेकिन बहुत ही रेयरली होता है, ये कई सालों में एक बार ऐसा होता है कि 2500 अंक की गिरावट सेंसेक्स एक ही दिन में आपको दिखा दे। 3% से भी ज़्यादा की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल जाए, मतलब समझो कि भाई साहब हालत बद से बदतर है कहीं ना कहीं। और अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन चलेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब भी गिरावट आती है, जब भी बाजार में पैनिक होता है, तभी खरीदारी के मौके भी बनते हैं। अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, थोड़ा सा और करेक्शन होने के बाद शायद वो मौके जो है वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं, अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3% तक गिर चुका है सेंसेक्स, 2500 अंक की गिरावट। और देखिए ऐसे में ना रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा शेयर भी 4% तक गिर चुका है आज के दिन में। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसकी तो बात ही मत करो, वो तो 8, 9, 10, 15% ऐसे ही गिर रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप। पूरा मिड कैप 100 जो है वो भी तकरीबन 2500 अंक की गिरावट पर बैठा हुआ है। और जो इंडिविजुअल शेयर है स्मॉल कैप और मिड कैप के, उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस 3% का डिक्लाइन दिखा रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए शेयर प्राइस 316 का है, 3% की आज गिरावट ज़रूर आई है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 10% तक गिर चुका है। 355 से लगातार गिरा है और आज मेजर फॉल आया है और पूरे बाजार में फॉल आया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर है, पूरे बाजार में फॉल आया है। देखिए कोविड के टाइम पे हमने बहुत बड़े फॉल्स देखे थे, लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत बड़ी रिकवरी भी देखी। उसके बाद जब ओमिक्रॉन आया था तब भी हमने बहुत बड़ा फॉल देखा था बाजार में, लेकिन उससे बड़ी रिकवरी भी देखी थी। अभी अगर आप देखोगे तो बाजार कई चीज़ों से गुजरा है, स्पेसिफिकली जो ग्लोबल बाजार है। अभी इजराइल और ईरान का भैया वापस से पंगा हो चुका है और वो परेशान कर रहा है। इससे पहले भी हमने रशिया यूक्रेन देखा और मार्केट में गिरावट देखी, बाद में रिकवरी भी देखी। उसके बाद हमने इजराइल और पैलेस्टाइन का भी देखा, वापस से मार्केट में हल्का सा पेन आया, वापस से रिकवरी भी आई। इस बार जो है वो दो तरफा अभी हमला हो रहा है। एक तो ईरान और इजराइल तो है ही, लेकिन उसके अलावा देखो तो यूएस को लेकर रिकवर जो रिसेशन है उसको लेकर भी दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नेगेटिव चीज़ है, और जिसके चलते एक ही झटके में पूरी इंडियन मार्केट में गिरावट, लेकिन उससे ज़्यादा की गिरावट हम ग्लोबल बाजारों में भी देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो हालांकि एक साल पुराना डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, हालांकि इसकी पिछले साल अगस्त में ही लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद गिरावट भी आई, तेज़ी भी आई, गिरावट भी आई, बहुत बड़ी तेज़ी है। 395 रुपये से लगातार ये गिर रहा है और अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 300 रुपये के आसपास बनना चाहिए। हालांकि चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अगर ख़राब रहा तो शायद वो भी टूटेगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी ख़राब नहीं है। गिरावट में मौके डेफिनेटली बनेंगे, हालांकि खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड भी करेगा यहाँ पर कि कब वो सारी न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी, कब हमें यहाँ पर इनके इंश्योरेंस के लाइसेंस को मिलने की खबर आएगी, कब इनके म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को मिलने की खबर आएगी, कब इनका जो भी बाकी के बिजनेस है, ठीक है, कब वो भी ओपन अप होंगे, तो वो भी देखना यहाँ पर ज़रूरी है। वॉल्यूम तो आज बड़ी क्वांटिटी में हर कंपनीज में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो 395 रुपये के लेवल से गिरता हुआ नजर आया है। मार्केट कैप इसका 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो KR चौकसी की यहाँ पर होल्ड करने की रिकमेंडेशन थी और 350 रुपये का टारगेट है उनका। दूसरी तरफ अगर देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 17% लोग कह रहे हैं यहाँ पर होल्ड करो। और जहाँ तक अगर आप देखोगे इनसाइडर ट्रांजैक्शन में तो खरीदारी भी हमें देखने को मिली है। अगर आप देखोगे तो खरीदारी जुलाई में देखने को मिली थी, हालांकि एक रिलेटिव थे कंपनी के जुड़े हुए, तकरीबन 3000 शेयर, हालांकि बहुत छोटा आंकड़ा है, ये बहुत छोटा नंबर है, लेकिन फिर भी खरीदारी उनकी तरफ से आती हुई नजर आई थी, मार्केट परचेज। और जहां तक डिविडेंड तो हालांकि देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि ये पे करेगा। रीज़न ये है कि रीसेंट लिस्टिंग है, उसके अलावा कंपनी एक्सपांशन से गुजर रही है, कंपनी कई सारे बिजनेसेस करने वाली है फ्यूचर में, तो अभी डिविडेंड देकर पैसा मतलब यहाँ से ख़त्म करना कंपनी पसंद तो नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। कंपनी का देखो पैसा तो है, ठीक है। जियो फाइनेंशियल अगर सर्विस की हम बात करें तो कई सारे बिजनेस इस एक ही कंपनी के अंडर में आने वाला है, याद रखिएगा उसके बारे में। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखो तो महंगा 130 का है,
सेक्टर पे 18 का है, लेकिन इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल भी इसलिए रहा था क्योंकि देखो मार्केट ये अज्यूम कर रहा था कि आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेसेस ओपन अप होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा, तो ये भी फैक्टर इन मार्केट करके चल रहा था यहाँ पर। हालांकि फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर कुछ खास अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू इनका 480 करोड़ में ही सिमट गया था और प्रॉफिट 312-313 करोड़ के आसपास था, जो कि काफ़ी कम था यहाँ पर। और रीज़न ये है कि देखो इनके रेवेन्यू बढ़ तो नहीं रहे, ठीक है, रेवेन्यू इनके बढ़ तो नहीं रहे। और आने वाले टाइम में देखो कंपनी ने प्रोमिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर करी हुई है, लेकिन उन प्रोमिस को फुलफिल करने के लिए इनको टाइम भी लगेगा, काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। रीज़न ये है कि अभी देखो इनका जो लोन वगैरह का जो काम है, बिजनेस है, वो बहुत छोटा, मतलब बहुत ही छोटा है। अभी छोटे टिकट के लोन्स वगैरह है यहाँ पर, लेकिन कंपनी का प्लान है यहाँ पर ये भी है कि होम लोन्स भी देना स्टार्ट करेंगे ये, जो कि बड़ा टिकट का लोन होगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कहते हैं कि बड़ा नंबर्स भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देखने को मिलेंगे। इनकी खुद की जो ऐप है जियो फाइनेंस ऐप, वो भी लॉन्च हो चुकी है बेटा वर्जन में, हालांकि वो लॉन्च हुई है। वहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगी, इंश्योरेंस को लेकर भी, म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कंपनी क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी एंट्री करने वाले हैं, कंपनी ब्रोकिंग के बिजनेस में भी एंट्री करने वाली है। और भी इनके पास देखो NBFC का लाइसेंस नहीं, इन्होंने CIC का लाइसेंस मांगा है, ठीक है, जो कि मिल चुका है, ठीक है, RBI ने अप्रूव भी कर लिया है इसको। तो CIC मतलब है कि भाई इन्वेस्टर है एक तौर पर, तो आने वाले टाइम में कंपनी और बिजनेस में इन्वेस्ट भी करेगी। इसके अलावा फ्यूचर में लगेगा कि यार ये बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर ये टेक्नोलॉजी अच्छी है जहाँ पर एंट्री करी जा सकती है, वहाँ पर पैसा डाल के वो एंट्री भी कर देंगे। तो ये चीज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक NBFC तक सीमित नहीं है, ये भैया CIC वाले स्टेटस की तरफ है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। फिर अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की 47.12% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 4.04 म्यूचुअल फंड के पास है, 7.84% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 17.55% FIs के पास है। लेकिन लिस्टिंग से लेकर अब तक हर क्वार्टर में जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उसने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही यहाँ पर करी हुई है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर FIs हो, हर किसी ने यहाँ पर बिकवाली करी हुई है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी किसी इंडेक्स का पार्ट बन जाती, जो कि चांसेस है कि बन सकता है किसी इंडेक्स का पार्ट, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, चाहे वो BSE 100 हो, या फिर चाहे वो MSCI जो मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स हो, वहाँ पर अगर इनको जगह मिल जाती है किसी में भी, तो कहीं ना कहीं पैसिव इन्फ्लो स्टार्ट होगा, जिसके चलते ये जो इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग आप लगातार गिरती हुई देख रहे हो वो इंक्रीज होती हुई भी आपको नजर आ सकती है। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 15.82% पर है, और जो अदर पार्टीज है वो 7.62% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो देखो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखते हो लगातार वो नीचे की तरफ आता नजर आ रहा है। और देखो जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साहब जल्द से जल्द खबर आएगी कि इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल जाए, म्यूचुअल फंड का जो लाइसेंस है वो मिल जाए, उसके बाद कंपनी लगातार एक्सपांशन के मोड में जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो लाइसेंस अभी तक मिलने में देरी हो रही है। और ये एक नेगेटिव चीज़ है इनके लिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है, क्योंकि वो इनके मेन बिजनेस होने वाले हैं फ्यूचर को लेकर। और वो अगर लाइसेंस में, क्योंकि देखो एक्सपेक्ट ये था कि IPL के दौरान इनको लाइसेंस मिल जाएगा, मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर देंगे, बाद में लगा कि चलो यार वर्ल्ड कप के दौरान ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। और अगेन मैं कहूँगा कि जिस दिन खबर आएगी कि इनको लाइसेंस मिला है, वापस से खेल पलटेगा यहाँ पर, लेकिन जब तक वो खबर नहीं आती है मैं कोई इमीडिएट तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगेन मैं कह दूँ मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, कई सारे बिजनेस इसके अंडर में है, और अगर आपका लक्ष्य जो 5 या 6 सालों का है कम से कम, तो आने वाले टाइम में कंपनी बुरी नहीं रहेगी अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो। तो रीज़न ये है सिंपल सा यहाँ पर, क्योंकि कई सारे बिजनेस है, और रिलायंस डेफिनेटली इनके पास अच्छा खासा यूज़र बेस है, कंपनी के पास अच्छी खासी रीच है, तो उसका फ़ायदा भी इनको मिलने वाला है, अच्छा खासा पैसा भी है, तो इनका भी फ़ायदा इनको मिलने वाला है। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा यहाँ पर। और ये उस तरीके से काम कर सकते हैं कि छोटे गाँव तक भी अपनी फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उसको पहुँचा सकते हैं, स्मार्टफोन के जरिए, अपनी खुद की ऐप वगैरह के जरिए। तो पॉजिटिव चीज़ें इनके लिए काफ़ी सारी, लेकिन अभी नेगेटिव चीज़ यही है कि कोई खबर नहीं आ रही, जिसके चलते यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जो बिजनेस लगातार सेटअप हो चुके हैं, लेकिन वो ओपन अप नहीं हो पा रहे, क्योंकि लाइसेंसेस मिलने में देरी लग रही है यहाँ पर। लेकिन जिस दिन वो मिलेगा चीज़ें पलट जाएगी, लेकिन जब तक नहीं होता है कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर अभी तक आ नहीं रही है। मेरे हिसाब से मैं इतना ही कहूँगा कि बाजार बहुत ही गंदे मूड में रहा, तो डेफिनेटली आज उसका असर हमें यहाँ पर देखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिहाज से इनके लिए अच्छी होती जाए, लेकिन अभी के लिए जब तक कोई खबर नहीं आती तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी बुरी नहीं है। यहाँ पर अगर ये 300 रुपये के नीचे जाता है, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए।
हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए और नज़रिया आपका कम से कम लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी इनके खबरों के ऊपर कि कब इनको लाइसेंस वगैरह मिलेगा, कब बिजनेस स्टार्ट होगा, उसके ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें वो डिपेंड करने वाली है। और यही वजह है कि अभी भी कोई इतनी बड़ी इमीडिएट तेज़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस दिन खबरें आएगी, जिस दिन बिजनेस ओपन अप होंगे, एकदम से भागेगा। अभी तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ही गंदे मूड में, तो कहीं ना कहीं और फर्दर करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि रिकवरी इंडियन बाजार में जरूर आएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक मार्केट है जो भैया मार्केट के इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार बाजार गिर रहा है तो लोग पैसा यहाँ से निकल कर अगर लगाएंगे भी तो कहाँ पर लगाएंगे। गोल्ड डेफिनेटली है, डेफिनेटली वो उसको हेज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जो है वो आज भी एक इनिशियल फेज होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। गिरावट में मुझे लगता है कि अगर यहाँ से और फर्दर डिक्लाइन आता है बाजारों में तो अच्छी कंपनियों के शेयर में खरीदारी के मौके बनेंगे। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप जिसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई थी उनकी भी हवा यहाँ पर निकल रही है, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगी वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।